हेलो स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर के विषय में। हर्बर्ट स्पेंसर के राजनीतिक विचार क्या है और वो राजनीतिक विचार सिद्धांत पर आधारित है, इस पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक दार्शनिक के रूप में, एक जीव शास्त्री के रूप में और एक समाजशास्त्री के रूप में स्पेंसर का क्या योगदान रहा है दार्शनिक जगत में। तो स्पेंसर एक ब्रिटिश दार्शनिक है 19वीं शताब्दी के और एक समाजशास्त्री है। मूल रूप से वो जीव शास्त्री है और राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में वो एक उदारवादी, व्यक्तिवादी राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश दार्शनिक जगत के इतिहास में उनको जो स्थान प्राप्त था, ऐसा माना जाता है कि उनके बाद ऐसा स्थान केवल बर्ट्रैंड रसेल जैसे दार्शनिक को ही 20वीं शताब्दी में प्राप्त हो सका। यानी अपने समय के बहुत ही लोकप्रिय दार्शनिक थे, बहुत ही सुप्रसिद्ध दार्शनिक थे हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर का योगदान सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांत के जनक के रूप में याद किया जाता है। माना जाता है कि डार्विन के सिद्धांत को, विकास के सिद्धांत को हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया और इस तरह से सामाजिक डार्विनवाद के रूप में एक नए सिद्धांत को जन्म दिया। ये सामाजिक डार्विनवाद क्या है, इस पर हमारी चर्चा आगे होगी। संक्षेप में आप यहां ये जान लें कि सामाजिक डार्विनवाद ये कहता है कि जिन नियमों से जीव जगत संचालित होता है, कुछ ऐसे प्राकृतिक नियम हैं जिन नियमों के आधार पर ही जड़ और चेतन प्रकृति का संचालन होता है। यही नियम सामाजिक जीवन के क्षेत्र में भी लागू होते हैं। यानी एक समाज का विकास, एक राज्य का विकास भी जीव जगत के विकास के इस नियम के आधार पर ही होता है। और केवल समाज ही नहीं, बल्कि मनुष्य का जो इतिहास है, जो दर्शन है, जो भाषा है, कला है, संस्कृति है, राजनीति है, इन सब का विकास जीव जगत के विकास के प्राकृतिक नियम के अनुसार ही होता है। जीव जगत का प्राकृतिक नियम उसके विकास का क्या कहता है कि जीव जंतुओं की जो प्रगति हुई है, जो विकास हुआ है, वो सरल से जटिल की ओर हुआ है। यानी प्रारंभ में एक जीव का स्वरूप बहुत सहज था, सरल था, समरूप था। हम सब जानते हैं कि एक अमीबा सबसे प्रारंभिक जीव था, जिसका आकार प्रकार, जिसकी संरचना बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी, बहुत ज्यादा विभिन्नता युक्त नहीं थी, वो उसमें बहुत ज्यादा समरूपता थी। लेकिन जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता गया, नाना जीवों का विकास नाना रूपों में हुआ और हर जीव अपने अपने ढंग का अलग अलग विशेषताओं से युक्त होता है। बहुत सारे जीव जंतु हैं, मनुष्य भी जीव है, लेकिन सभी जीवों में विभिन्नता पाई जाती है। तो इसी को इंगित करते हुए डार्विनवाद के अंतर्गत ये माना गया, या जीव शास्त्र के अंतर्गत ये माना जाता है कि
सभी जीव जंतुओं का, प्राकृतिक जगत का जो डेवलपमेंट हुआ है वो सरल से जटिल की ओर हुआ है। यानी जीव जंतुओं का प्रारंभिक रूप सरल और सहज था, लेकिन जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता गया वो जटिल होता गया, कॉम्प्लेक्स होता गया, उसको समझना आसान नहीं रह गया। और बहुत डिटेल में जाते हैं स्पेंसर तो ये कहते हैं कि मनुष्य का भी जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी उद्विकास के इसी प्राकृतिक नियम के अनुसार हुआ है। यानी मनुष्य का मस्तिष्क भी प्रारंभिक अवस्था में सहज और सरल था, लेकिन जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता गया उसमें जटिलता आती गई, उसमें विभिन्नता आती गई। तो इस नियम को सामाजिक जीवन के क्षेत्र में लागू करने वाले स्पेंसर पहले विचारक हैं और इसलिए उनको सामाजिक डार्विनवाद का प्रणेता माना जाता है। डार्विन की जो कृति थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, उससे स्पेंसर बहुत प्रभावित थे और इसी कृति का प्रभाव है कि उन्होंने समाज विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की धारणा, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब ये है कि जैसे जीव जगत में जो कमजोर वनस्पतियां होती हैं, जो कमजोर जीव होते हैं, वो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। वही स्थिति समाज के अंदर है। समाज में जो सशक्त लोग होते हैं, जो परिस्थितियों से अनुकूलन करना जानते हैं, वो जीवित रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं। और जो इनसे अनुकूलन नहीं कर पाते इन परिस्थितियों से सामाजिक जीवन की, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तो इस पर हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। अभी हम ये जानते हैं कि राजनीतिक चिंतन के लिहाज से हर्बर्ट स्पेंसर जिस विचारधारा से संबंधित विचारक हैं, वो विचारधारा है व्यक्तिवाद, शास्त्रीय व्यक्तिवाद। ये विचारधारा क्या कहती है कि राज्य की तुलना में, समाज की तुलना में व्यक्ति का स्थान प्रमुख है, व्यक्ति के अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रताएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। समाज और राज्य का निर्माण लोगों के लिए किया गया है, लोगों की स्वतंत्रताओं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। जहां तक स्पेंसर के चिंतन पर प्रभाव की बात है, उन पर प्रभाव दिखाई देता है प्राथमिक रूप से चार्ल्स डार्विन का, फ्रेंच जीवशास्त्री लेमार्क का, विलियम ग्राहम समर, रॉथबर्ड और समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम का। एक विचारक किन्हीं न किन्हीं विचारकों से या परिस्थितियों से प्रभावित होता है। स्पेंसर भी इन विचारकों से प्रभावित है। थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं स्पेंसर के जीवन वृत्त पर, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां, वैयक्तिक जीवन की परिस्थितियां व्यक्तित्व के निर्माण में, किसी दार्शनिक के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। तो स्पेंसर के जीवन की कौन सी परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपना दर्शन विकसित किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया, इसको हम देखते हैं। तो स्पेंसर 1820 में इंग्लैंड के डर्बी नामक स्थान पर जन्मे थे और कहते हैं कि बौद्धिकता उनको विरासत में मिली थी। यानी उनके परिवार का जो वातावरण था वो बौद्धिकता से, दार्शनिकता से परिपूर्ण था और उनके व्यक्तिवादी विचारों का आधार स्वयं उनके पिता थे, क्योंकि उनके जो पिता विलियम जॉर्ज स्पेंसर थे वो धार्मिक मत विभिन्नता में विश्वास रखते थे। यानी किसी भी एक धर्म में कट्टरता के साथ विश्वास नहीं व्यक्त करते थे और यही वजह है कि उनका जो पुत्र हर्बर्ट स्पेंसर था
उसके अंदर भी विभिन्न विचारों को, विभिन्न धार्मिक विचारों को सोचने, उन पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने की क्षमता का डेवलपमेंट हुआ। और ऐसी क्षमता जब किसी व्यक्ति के अंदर विकसित होती है तो वो अनायास ही सत्ता के सभी रूपों का विरोधी हो जाता है। और ऐसा ही स्पेंसर के साथ हुआ, क्योंकि स्पेंसर भी ये मानते थे कि सत्ता का कोई भी रूप व्यक्ति की वैयक्तिकता के मार्ग में, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक है। लिहाजा एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में स्पेंसर राज्य की सत्ता का, अधिक सत्ता का विरोध करते हैं। उनके पिता डर्बी फिलोसॉफिकल सोसाइटी के सचिव थे और इस सोसाइटी का गठन 1790 में चार्ल्स डार्विन के दादा इरास्मस डार्विन के द्वारा किया गया था। आप देख रहे हैं कि कैसे बौद्धिकता का माहौल विरासत में मिला हुआ था स्पेंसर को। उन्होंने अपने पिता से प्रयोगात्मक विज्ञान की शिक्षा ली और चाचा से गणित और लैटिन भाषा की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन पिता और चाचा से इन विषयों की शिक्षा प्राप्त करने के अलावा कोई बहुत ज्यादा औपचारिक शिक्षा स्पेंसर के पास नहीं थी और उन्होंने जो कुछ ज्ञान अर्जित किया वो स्वाध्याय से किया, खुद अध्ययन करके किया, चीजों का सूक्ष्मता के साथ अवलोकन करके किया, जैसा कि अधिकांश वैज्ञानिकों में प्रवृत्ति होती है कि वो वातावरण का, वस्तुओं का, प्राकृतिक जगत का बड़ी सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन करते हैं और उस अवलोकन के आधार पर ही किसी नए ज्ञान को डेवलप करते हैं, नए सिद्धांत को जन्म देते हैं। स्पेंसर के साथ भी ऐसा ही था। उनका जो अधिकांश ज्ञान था स्वाध्याय पर आधारित था और अपने मित्रों के साथ जो कुछ वो देखते थे, अवलोकन करते थे, उस पर वार्तालाप करते थे, उस वार्तालाप के माध्यम से भी उनका ज्ञान अर्जन होता था। जो डर्बी फिलोसॉफिकल सोसाइटी थी, चूंकि उनके पिता का निकटता के साथ संबंध था इस सोसाइटी के सदस्यों से, लिहाजा पारिवारिक सदस्य होने के नाते स्पेंसर पर भी इस सोसाइटी के सदस्यों का प्रभाव पड़ा। इस सोसाइटी के सदस्यों से स्पेंसर ने क्या सीखा? स्पेंसर ने सीखा कि जीवन की उत्पत्ति के विषय में डार्विन से पहले जो धारणाएं प्रचलित थीं, क्योंकि इस सृष्टि और जीव जगत के रहस्य के विषय में खोज प्रारंभ से ही जारी रही है कि कैसे ये सृष्टि बनी, कैसे जीव जगत की उत्पत्ति हुई। और इस खोज के सिलसिले में बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी अवधारणाएं दी गईं। तो जब तक डार्विन ने अपना सिद्धांत नहीं दिया था, उससे पहले भी जीवों की उत्पत्ति के विषय में धारणा प्रचलित थी, जो डार्विन के दादा एरास्मस डार्विन के विचारों से प्रचारित और प्रसारित होती थी। और फ्रांसीसी जीवशास्त्री लेमार्क का भी इस दिशा में योगदान था। तो एरास्मस डार्विन और फ्रांसीसी जीवशास्त्री लेमार्क की धारणा का प्रभाव स्पेंसर के ऊपर पड़ा। स्पेंसर ने इनसे भी ज्ञान प्राप्त किया और खासतौर से विकास के बारे में जो सिद्धांत उन्होंने दिए, उन्होंने बड़ी गहराई से स्पेंसर के व्यक्तित्व को प्रभावित किया। और कहते हैं कि विकास के सिद्धांत की प्रतिकृति स्वयं स्पेंसर के व्यक्तित्व में दिखाई देती है। यानी जैसे उद्विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता है कि कोई भी जीव या वस्तु सरल से जटिल की ओर और समरूप से विभिन्न की ओर विकसित होती है। पहले उसमें एकता होती है विभिन्न जीवों में और धीरे धीरे जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होता जाता है वो एक दूसरे से भिन्न होते जाते हैं। तो ये सिद्धांत हूबहू उनके व्यक्तित्व में भी दिखाई देता है। कैसे कि उनका व्यक्तित्व
भी किसी एक दर्शन को, किसी एक व्यवसाय को, किसी एक बौद्धिकता को स्थायी तौर पर स्वीकार नहीं करता है। यानी जैसे जैसे उनका व्यक्तित्व डेवलप हुआ, वैसे वैसे उनके विचार भी डेवलप हुए और उन विचारों में भिन्नता आती गई। तो विकास का जो सिद्धांत डार्विन और डार्विन के पिताजी के द्वारा दिया गया, लेमार्क द्वारा दिया गया, उससे प्रेरित और प्रभावित होकर कभी प्रत्यक्ष रूप में, कभी अप्रत्यक्ष रूप में स्पेंसर ने अपने सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की आधारशिला निर्मित की और ये विचार व्यक्त किया कि जीव जगत के साथ साथ समाज और व्यक्तियों का विकास भी समरूपता से विभिन्नता की ओर होता है, सरलता से जटिलता की ओर होता है। इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि एक पिता जिस रूप में होता है, वो अपनी संतान को जन्म देता है। बचपन में संतान के अंदर पिता के, माता के बहुत सारे गुण, समरूपताएं बहुत सारी परिलक्षित होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसका अपना एक पृथक व्यक्तित्व निर्मित होता है, उसकी अपनी एक पृथक वैचारिक दुनिया होती है, उसका पृथक सोचने और कार्य करने का दायरा होता है। यानी उसका मस्तिष्क अपने माता पिता से कहीं ज्यादा विकसित होता है और वो विकास कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता है, यानी जटिलता की तरफ बढ़ता है। तो उद्विकास के नियम ने सबसे ज्यादा स्पेंसर के व्यक्तित्व को प्रभावित किया, उसके दर्शन को प्रभावित किया। जहां तक व्यवसाय की बात है, प्रारंभिक दौर में यानी 1830 के दशक में इंग्लैंड में रेल परिवहन का व्यवसाय बड़ा लोकप्रिय रहा था और इसकी लोकप्रियता ने स्पेंसर को भी प्रभावित किया। लिहाजा शुरू में उन्होंने सिविल इंजीनियर के रूप में अपना कार्य जीवन प्रारंभ किया, लेकिन उनकी रुचि का विषय बदला। इंजीनियर से वो लेखक बने और जीवन का अधिकांश समय उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं में लेख लिखने में व्यतीत किया। हम देखते हैं कि 1848 से लेकर 1853 तक उन्होंने सुप्रसिद्ध पत्रिका द इकोनॉमिस्ट के सहायक संपादक के रूप में कार्य किया और इसी दौरान उन्होंने अपनी पहली पुस्तक सोशल स्टैटिक्स का प्रकाशन किया 1851 में। इसी पुस्तक में उन्होंने विचार व्यक्त किया कि अंतिम रूप में मानव समाज का लक्ष्य क्या है। एक ऐसे समाज की स्थापना करना जो मानवीय मूल्यों पर आधारित होगा, एक मानवतावादी समाज होगा, जो आज की आवश्यकता है, यानी उस समय की आवश्यकता थी, ऐसा महसूस किया गया स्पेंसर के द्वारा। हर समय की, हर समाज की कुछ समस्याएं होती हैं और ये समस्याएं समय के साथ बदलती रहती हैं। उन समस्याओं के समाधान के निमित्त ही जो दार्शनिकों का वर्ग होता है, विचारकों का वर्ग होता है, वो समाधान प्रस्तुत करता है। जैसे आज के समय में दुनिया के सम्मुख जो समस्याएं हैं, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का बयान आया कि दुनिया इस समय कोविड, क्लाइमेट और कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रही है। यानी एक साथ 3 मोर्चों पर मानवता मुकाबला कर रही है, चुनौतियों का सामना कर रही है। एक तरफ कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है, दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से नाना प्राकृतिक समस्याएं और उनसे जुड़ी हुई सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं,
जलवायु परिवर्तन की वजह से जैव विविधता का नाश हो रहा है, कृषि पर प्रभाव पड़ा है, मरुस्थल बढ़ रहे हैं, नाना समस्याएं, सामाजिक और आर्थिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं इस जलवायु परिवर्तन के कारण जन्म ले रही हैं। और यही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं दुनिया में, विभिन्न मानव समूहों के मध्य अपनी अपनी डिमांड्स को लेकर, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष भी चल रहे हैं। तो इन 3 मोर्चों पर मानवता को इस समय काम करना पड़ रहा है। तो स्पेंसर भी एक दार्शनिक थे और 19वीं शताब्दी में उन्होंने ये अनुभव किया कि एक ऐसे समाज की जरूरत है जो समाज मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। हालांकि ऐसा विचार स्पेंसर के चिंतन में एक विरोधाभासी विचार के रूप में प्रतीत होता है, क्योंकि स्पेंसर ने एक तरफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का विचार दिया, जिसको बहुत ज्यादा अमानवीय माना जाता है कि योग्यतम लोगों को ही जीवित रहने का अधिकार है, समाज में बने रहने का अधिकार है, क्योंकि सामाजिक प्रगति ऐसे ही लोगों के माध्यम से होती है। तो ये जो एक्सट्रीम विचार मानवता के विषय में स्पेंसर जैसे व्यक्तिवादी दार्शनिक के द्वारा दिया गया, और दूसरी तरफ सोशल स्टैटिक्स में जब वो भावी समाज की कल्पना करते हैं तो उसको मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज बनाना चाहते हैं, लक्ष्य रखते हैं, ये दोनों विचार आपस में विरोधाभासी प्रतीत होते हैं और स्पेंसर की व्यक्तिवादी धारणा को काटते हुए प्रतीत होते हैं। तो बहरहाल इस तरह का कंट्राडिक्शन विभिन्न दार्शनिकों में पाया जाता है, उनके विचारों में देखने को मिलता है। समय के साथ वैचारिक परिवर्तन भी होता है दार्शनिकों के अपने जीवन काल में ही। हमने प्लेटो को पढ़ा, देखा, ऐसे एक युवा प्लेटो और वृद्ध प्लेटो के विचारों में अंतर आता है, एक युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के विचारों में अंतर आता है। वैसे ही स्पेंसर के विचारों में भी इस तरह का परिवर्तन हमें दिखाई देता है। तो स्पेंसर जो बौद्धिक पृष्ठभूमि थी, जो विरासत थी, वो केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके जो मित्र थे वो भी विद्वान थे, दार्शनिक थे, विचारक थे, जैसे चैपलिन, जॉन स्टुअर्ट मिल, हैरियट मोटेन्यू, जॉर्ज हेनरी लेविस, जॉर्ज इलियट और हेनरी हक्सले। इनमें से जो हेनरी हक्सले थे उनको बाद में डार्विन के बुलडॉग के रूप में फेमस किया गया, जाना गया। तो इस तरह से इनकी मित्र मंडली भी बहुत लंबी चौड़ी थी और विद्वानों और दार्शनिकों की थी, जिसका प्रभाव उनके चिंतन पर बहुत स्वाभाविक रूप से पड़ा है। 1855 में उनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित हुई और ये पुस्तक इस बुनियादी मान्यता पर आधारित है कि मानव मन भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही कार्य करता है और इन नियमों को सामान्य जीव विज्ञान के ढांचे के भीतर खोजा जा सकता है। यानी उद्विकास का नियम केवल जीव जगत, समाज या मनुष्य के ओवरऑल व्यक्तित्व पर ही लागू नहीं होता, बल्कि मनुष्य के व्यक्तित्व का एक जो अभिन्न अंग उसका मस्तिष्क है, मन है, वो भी उद्विकास के इस नियम के अनुसार ही डेवलप करता है, प्राकृतिक नियम के अनुसार डेवलप करता है। यानी मानव मस्तिष्क भी सरल से जटिल की ओर, समरूपता से विभिन्नता की ओर विकसित हुआ है। प्रारंभिक मनुष्य का मस्तिष्क सरल था, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां आगे आती गईं, पीढ़ियों में डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे उन पीढ़ियों का मस्तिष्क भी ज्यादा जटिल होता गया। हम कहते हैं ना कि ये जनरेशन एक्स है, वाई है, जेड है,
इन सारी जनरेशन में स्पेंसर के विचारों के अनुसार मस्तिष्क का डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स रूप में हुआ है, यानी एक पीढ़ी अपनी पहली पीढ़ी से उसका मस्तिष्क ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूप में डेवलप होता है, उससे आगे आने वाली पीढ़ी उससे भी ज्यादा उसका मस्तिष्क डेवलप होता है। इस तरह से मानव मन का डेवलपमेंट भी उद्विकास के प्राकृतिक नियम के अनुसार ही होता है। स्पेंसर यह आह्वान करते हैं कि इन नियमों को ढूंढा जाना चाहिए, यानी मानव मस्तिष्क इस दिशा में विकसित हो रहा है, कैसे विकसित हो रहा है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए और इसके बारे में जो नियम काम कर रहे हैं उन नियमों को सामने लाया जाना चाहिए। हम सब ये जानते हैं कि साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत सारे रिसर्च दुनिया भर में चल रहे हैं, मानव मन को समझने के प्रयास चल रहे हैं। तो 1870 तक आते आते अपनी दार्शनिक विरासत को लिए हुए हर्बर्ट स्पेंसर अपने समय के सुप्रसिद्ध दार्शनिक बने और उनके समय में उनकी रचनाओं को व्यापक तौर पर पढ़ा गया। इतना ज्यादा प्रभाव था बौद्धिक जगत पर उनकी रचनाओं का, कई भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया और उनकी रचनाओं के लिए यूरोप और अमेरिका से उन्हें अनेक पुरस्कार दिए गए। स्पेंसर एथेनियम और एक्स क्लब जैसे क्लब्स के मेंबर थे। ये ऐसे क्लब्स थे जो कलाकारों और वैज्ञानिकों के क्लब थे, यानी स्पेंसर का संपर्क ऐसे लोगों से था जो दर्शन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान और ज्ञान प्राप्त लोग थे। और अपने इन संपर्कों के माध्यम से स्पेंसर भी ऐसे बुद्धिजीवियों के मध्य अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। लेकिन स्पेंसर के जीवन के जो अंतिम वर्ष थे वो बहुत ही ज्यादा अकेलेपन से भरे हुए थे। उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया और जीवन के अंतिम वर्षों में वो एक तरह के रोग भ्रमी हो गए, यानी बार बार उन्हें ऐसे रोगों का भय सताने लगा जिन रोगों का डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं था। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य जब ठीक नहीं रहने लगा तो उनके पाठक और मित्रगण जो थे वो धीरे धीरे उनसे दूर होते गए। बहुत सारे मित्रों की मृत्यु हो गई और ऐसी स्थिति में स्पेंसर के विचार रूढ़िवादी बनने लगे। पहले जो प्रोग्रेसिव थे स्पेंसर, उनके विचारों में हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो मृत्यु के करीब आते गए हैं वैसे वैसे रूढ़िवादी बनते गए। जैसे सोशल स्टैटिक्स में उन्होंने सामंतशाही के विरोध में अपने विचार दिए थे, महिला मताधिकार का समर्थन किया था, लेकिन बाद में आकर वो महिला मताधिकार के कट्टर विरोधी बन गए। इस तरह से परिवर्तन हम उनके विचारों में देखते हैं। और जो भी हो, स्पेंसर के विचारों को, उनकी रचनाओं को उनके समय में स्वीकार किया गया, महत्व प्रदान किया गया और इसी का रिजल्ट ये था कि 1902 में मृत्यु से जस्ट पहले उनको साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित भी किया गया। हालांकि वो प्राप्त नहीं हो सका। 1902 में उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर को हाइग्रेट कब्रिस्तान में कार्ल मार्क्स की कब्र के समीप ही दफनाया जाता है। मार्क्स जो एक वैज्ञानिक समाजवादी विचारक थे, व्यक्तिवादी विचारधारा के नितांत विरोधी थे, पूंजीवादी विचारधारा के विरोधी थे,
क्योंकि वो उसको शोषणकारी मानते थे। ऐसे दार्शनिक कार्ल मार्क्स की कब्र के पास ही व्यक्तिवादी दार्शनिक स्पेंसर को दफन किया जाता है। विलियम जेम्स ने स्पेंसर के योगदान को स्वीकार किया कुछ इस तरह से कि स्पेंसर ने असंख्य चिकित्सकों, अभियंताओं और वकीलों के, अनेक भौतिक शास्त्रियों के, रसायन शास्त्रियों के और विचारशील सामान्य जनों की कल्पना को विस्तार प्रदान किया और चिंतनशील मन को मुक्त किया। यानी इतने सारे लोगों पर, समाज के इतने सारे वर्गों पर स्पेंसर के चिंतन का प्रभाव पड़ा और सबसे बढ़कर उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता की जो बात कही, वो स्वतंत्रता सामान्य जन के लिए अनमोल बन गई। आगे की दुनिया का जो डेवलपमेंट हुआ, वो उस डेवलपमेंट में स्पेंसर का के दर्शन का, उनके सिद्धांतों का, उनके विचारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये था स्पेंसर का संक्षिप्त परिचय। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि उद्विकास का सिद्धांत किस रूप में प्रतिपादित किया गया स्पेंसर के द्वारा, जिसको सोशल डार्विनिज्म कहते हैं, यानी सामाजिक डार्विनवाद।